पास स्रोत हैं, उन पर एक गहरी नजर डालते हैं। हाँ, हमारे पास इतिहास की किताबों के कुछ हिस्से हैं, कुछ परीक्षा सामग्री भी है। बिल्कुल। और मकसद ये है कि इस पूरी घटना के जो मुख्य कारण थे, इसका स्वरूप कैसा था और आखिर में नतीजे क्या निकले, उसे समझें। तो शुरुआत करते हैं उस चिंगारी से, वो नई एनफील्ड राइफल और चर्बी वाले कारतूस। हाँ, वो कारतूस वाला विवाद जिसमें ये अफवाह थी कि गाय और सुअर की चर्बी लगी है, वो एक तात्कालिक कारण तो बना ही। सैनिकों की धार्मिक भावनाएं आहत हुईं। जाहिर है। लेकिन जैसा कि स्रोत भी बताते हैं, विद्रोह की जड़ें असल में कहीं ज्यादा गहरी थीं। मतलब अंग्रेजी राज की जो नीतियां थीं उनमें। ये बात तो है। स्रोतों में पहली घटना का जिक्र है 29 मार्च 1857, बैरकपुर छावनी, मंगल पांडे। हाँ, 34th नेटिव इन्फेंट्री के उन्होंने अपने अफसरों पर हमला किया। ड्री ने कारतूसों पर विरोध किया था, पर उसे दबा दिया गया था। वो शुरुआती विरोध थे बिल्कुल, लेकिन जो एक तरह से व्यापक विद्रोह भड़का, वो तो 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू हुआ। अच्छा, मेरठ से। हाँ। और फिर वहां से सैनिक दिल्ली चले गए। हाँ, सीधे दिल्ली कूच किया। और दिल्ली पहुंचकर उन्होंने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर, उनको अपना नेता बना दिया। हालांकि लगता है जफर थोड़ा हिचकिचा रहे थे। हाँ, स्रोत यही इशारा करते हैं कि वो शायद पूरी तरह तैयार नहीं थे। और दिलचस्प बात यह है कि असली मिलिट्री कमांड जो थी वो जनरल बख्त खान के हाथ में थी। बिल्कुल, जनरल बख्त खान। तो मतलब जफर एक तरह से प्रतीक ज्यादा थे। और ये विद्रोह सिर्फ दिल्ली में नहीं रहा, तेजी से फैला। बिल्कुल। कानपुर में नाना साहब थे और उनके साथ तात्या टोपे। हाँ, तात्या टोपे बड़े कुशल सेनापति माने जाते हैं। बिल्कुल। फिर लखनऊ में बेगम हजरत महल थी अपने बेटे बिरजिस कादिर के साथ। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई तो है ही। और बिहार में जगदीशपुर के कुंवर सिंह, बहुत अहम भूमिका थी उनकी। और फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला शाह। अच्छा, वही जिन्होंने जिहाद का नारा दिया हाँ, था। वही। तो ये कुछ बड़े केंद्र और नेता थे जिनका जिक्र बार बार आता है। तो कारतूसों के अलावा एक और वजह जो सैनिकों को परेशान कर रही थी, वो 1856 का सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम। हाँ, जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट। मतलब सैनिकों को समुद्र पार भी जाना पड़ सकता था सेवा के लिए। और उस जमाने में समुद्री यात्रा कई हिंदुओं के लिए मतलब धर्म भ्रष्ट होने जैसा था, है ना? हाँ, बिल्कुल जाति जाने का डर, सही कहा। इससे बहुत नाराजगी थी। और इसके साथ ही वो आर्थिक पहलू, अंग्रेजों की भू राजस्व नीतियां, हाँ, टैक्स वगैरह किसानों की हालत खराब थी, बहुत ज्यादा। खासकर अवध जैसे इलाकों में जहां से सेना में बहुत भर्ती होती थी। तो वहां किसानों का जो गुस्सा था वो सीधा फौजियों तक पहुंच रहा था। बिल्कुल, ये कनेक्शन साफ दिखता है। और ऊपर से नाना साहब जैसे जो शासक थे, उनकी पेंशन बंद कर दी। अच्छा, उनकी पेंशन भी रोक दी थी। हाँ, तो ये सब चीजें मिलकर असंतोष बढ़ा रही थी। तो जब विद्रोह इतना फैला तो अंग्रेजों ने इसे दबाने के लिए भी तो जोर लगाया होगा। यकीनन, बहुत सख्ती से। जून 1857 में एक्ट 14 पास किया गया। उसमें क्या था? उसमें प्रशासन को बहुत ज्यादा अधिकार मिल गए विद्रोहियों को पकड़ने, सजा देने के लिए। मतलब एक तरह से खुली छूट। कई जगह मार्शल लॉ लगा दिया। अंग्रेजों ने मतलब पूरी ताकत लगा दी इसे कुचलने में। और नतीजे क्या रहे? दिल्ली पर वापस कब्जा कब हुआ? सितंबर 1857 तक दिल्ली पर अंग्रेजों का नियंत्रण वापस हो गया। अच्छा। और वहां जनरल हडसन ने बहादुर शाह जफर के बेटों और पोतों को लाल किले के सामने गोली मार दी। काफी बर्बर घटना थी वो। हाँ, ये तो बहुत सुना है। और जफर का क्या हुआ? जफर को रंगून भेज दिया गया, निर्वासित कर दिया। और बाकी नेता? रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे? रानी लक्ष्मीबाई तो युद्ध में मारी गई, वीर गति प्राप्त हुई। तात्या टोपे पकड़े गए और उन्हें फांसी दे दी गई। ओ। और नाना साहेब और बेगम हजरत महल वो बचकर नेपाल चले गए। तो इस सब के बाद फिर सबसे बड़ा बदलाव क्या देखने को मिला? कुछ बदला? सबसे बड़ा बदलाव तो यही था कि ईस्ट इंडिया कंपनी का राज खत्म हो गया। अच्छा। पूरी तरह से। हाँ, भारत सरकार अधिनियम आया 1858 का और भारत का शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चला गया। मतलब सीधे महारानी के अंडर। और गवर्नर जनरल का पद? वो अब वाइसराय कहलाने लगा। ये तो बहुत बड़ा प्रशासनिक बदलाव था। हाँ, और एक और अहम बात हुई। अंग्रेजों ने जो रियासतों को हड़पने की नीति अपना रखी थी ना, हाँ, डलहौजी की डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वगैरह। बिल्कुल, वो नीति उन्होंने छोड़ दी। उन्हें लगा कि ये रियासतें आगे चलकर ऐसे विद्रोहों के खिलाफ एक ब्रेक वाटर का काम कर सकती हैं। मतलब लहरों को रोकने वाली दीवार। अच्छा, तो उनकी स्थिति को बनाए रखने का फैसला किया। हाँ, उनकी यथास्थिति बनाई रखी। और इसी दौरान सर सैयद अहमद खान ने एक किताब लिखी, असबाब बगावत हिंद। हाँ, उसका जिक्र है।
उसका एक मकसद ये भी था कि विद्रोह के बाद अंग्रेजों को मुसलमानों पर जो शक हो गया था उसे दूर किया जाए। अब जरा इतिहासकारों की राय पर आते हैं। स्रोत बताते हैं कि इस पर काफी अलग अलग मत हैं। जैसे वीडी सावरकर, उन्होंने इसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा। हाँ, ये एक राष्ट्रवादी नजरिया है। लेकिन दूसरी तरफ आरसी मजूमदार जैसे इतिहासकार भी थे। उनका क्या मानना था? वो मानते थे कि ये ना तो पहला था, न राष्ट्रीय था और न ही स्वतंत्रता संग्राम। बिल्कुल अलग राय। हाँ, और जॉन विलियम के जैसे जो ब्रिटिश इतिहासकार थे, उन्होंने इसे मुख्य रूप से सिपाही विद्रोह ही माना। बस सिपाहियों का विद्रोह। लेकिन अशोक मेहता ने इसे राष्ट्रीय विद्रोह कहा। हाँ, तो आप देख सकते हैं कि कितनी अलग अलग व्याख्याएं हैं। तो इन अलग अलग व्याख्याओं की वजह क्या रही होगी? मतलब स्रोत क्या बताते हैं, क्यों इतना मतभेद है? स्रोत यही दिखाते हैं कि ये इस पर निर्भर करता है कि कौन किस पहलू पर ज्यादा जोर दे रहा है। क्या सिर्फ सिपाहियों के गुस्से को देखा जा रहा है, या आम लोगों की भागीदारी को, या फिर इसका फैलाव कितना था, पूरे भारत में था या नहीं? और लिखने वाले का अपना नजरिया क्या है, वो भी मायने रखता है। इसमें एक और पहलू है, दलितों की भागीदारी का भी जिक्र मिलता है। जैसे झलकारी बाई का, वो रानी लक्ष्मीबाई की सहयोगी थी। हाँ, झलकारी बाई और प्रोफेसर बद्री नारायण ने इस पर काफी काम किया है। ये दिखाता है कि विद्रोह सिर्फ ऊंची जातियों या सिपाहियों तक ही सीमित नहीं था। समाज के कई तबकों ने इसमें हिस्सा लिया था। हाँ, हालांकि शायद उनकी भूमिका पर अभी और जानने की जरूरत है। बिल्कुल, शोध की गुंजाइश हमेशा रहती है। तो कुल मिलाकर अगर हम इन स्रोतों का सार निकालें तो 1857 का विद्रोह सिर्फ चर्बी वाले कारतूसों का मामला नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो सालों से जमा हो रहा गुस्सा था, राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, सब मिला जुला। सही कहा, एक तरह का विस्फोट था वो। हालांकि ये सफल नहीं हो पाया। शायद संगठित नेतृत्व की कमी थी, आपसी तालमेल नहीं था, संसाधन कम थे। लेकिन इसने ब्रिटिश हुकूमत की नींव तो हिला दी। हाँ, वो तो हिला दी, और सबसे बड़ा नतीजा रहा कंपनी राज का खात्मा और भारत पर ब्रिटिश क्राउन का सीधा कंट्रोल। चलिए आखिर में सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ते हैं। हाँ, क्या 1857 को सिर्फ एक असफल फौजी बगावत या फिर पुराने रजवाड़ों की आखिरी कोशिश मान लेना चाहिए, या फिर इसमें शायद अनजाने में ही भविष्य के राष्ट्रीय आंदोलन के बीज छुपे थे, भले ही उस समय राष्ट्र का वो मतलब न रहा हो जो आज है? इस पर सोचने की जरूरत है।